हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में, जोन ऑफ लर्नर जिसे हम लोग बोलते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर सीटेट 7 जुलाई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों को हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं वो स्पेशली डिस्कस कर रही हूँ। इस दौरान ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में 5 से 6 वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके साथ-साथ ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुँचेंगे। और आप लोगों को कोई आंसर आ रहा है तो आप भी साथ-साथ कमेंट करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन की नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रेशन के अनुसार पूछा है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन कौन करता है, क्रेशन के अनुसार। देखिए यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज के पेडागोजी कर रहे हैं, तो हिंदी की ही बात हो रही होगी, हिंदी लैंग्वेज को। यहाँ पर क्या बोला है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, यानी कि नेचुरली किसी भी चीज को एक्वायर करना, लैंग्वेज को लेना नेचुरली। ठीक है, इतनी तो हमें क्वेश्चन में समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में बोला है कि भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए। शिक्षण के दौरान प्रत्येक सामग्री की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, यानी कि अगर कोई भी चीज जिसको हम लैंग्वेज को एक्वायर करना, एक्वायर करने का मतलब होता है लैंग्वेज को ग्रहण करना, अर्जित करना। तो आप लोग देख लीजिए कि अर्जित करने वाला वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट में ही है कि भाषाओं के अंश अनुमान लगाने हेतु, यानी कि जो भाषाओं के अंश होते हैं, लैंग्वेजेस के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ध्वनि हो गई, तो ये पार्ट है ना, एक तरीके से ध्वनि हो गई। अनुमान जो होता है वर्ण हो गए, तो ये सब क्या है, ये भाषा के पार्ट है। तो भाषाओं के जो अंश होते हैं वो अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं, यानी सीक्वेंस में देखते हैं हम लोग। देखते हैं ना, जब हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो पहले अ से अनार पढ़ते हैं और फिर ही आ से आम पढ़ते हैं। तो यही तो नेचुरल ऑर्डर है, यही तो चीज है जो हम अनुमान लगाते हैं क्रम में। नेचुरल ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ही होता है किसी भी चीज को क्रम में लगाना, और नेचुरल का मतलब होता है एक्वायर करना किसी भी चीज को। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट। अगला हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है। यानी कि भाषा की जो सामग्रियां होती है उसको शिक्षण का यानी कि भाषा को सिखाने के लिए हम कुछ कुछ सामग्री का उपयोग करते हैं पढ़ाते टाइम। तो वो जो कार्यविधि होती है वो क्या होती है, तो भाई वो कार्य विधियां है, तो क्या होगी, वो विधि ही तो होगी। तो वो उपागम है, विधि है, शिक्षण शास्त्र है, या टेक्निक्स है। तो वो क्या होती है, तो वो विधि होती है। तो सेकंड विल बी राइट आंसर, सेकंड का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि, देखिए व्याकरण अनुवाद विधि है। व्याकरण को अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि बोलते हैं, शास्त्रीय उपागम बोलते हैं, रचनात्मक विधि होती है, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि होती है। देखिए व्याकरण का अनुवाद कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ना समझ आए कि ऑप्शंस किस तरीके से निकालना है, तो आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए। बोला क्या है कि व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण को अनुवाद करना, इस विधि को क्या कहते हैं। देखिए व्याकरण में हम किसी भी तरीके की आलोचनात्मक तरीके से अनुवाद नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। क्या किसी भी चीज की क्रिएटिविटी होती है क्या इसमें, नहीं। व्याकरण अनुवाद में क्या कोई टेक्निक होती, उपागम का मतलब होता है किसी न किसी टेक्निक का यूज करना। क्या अनुवाद करते टाइम हम किसी टेक्निक का यूज करते हैं क्या, नहीं। ये एक तरीके का मेथड होता है, व्याकरण का अनुवाद करना मेथड होता है, शास्त्रीय तरीके से, यानी पुरानी तरीके से, जो चली आ रही परंपरा है, जिस तरीके से पहले करते थे उसी तरीके से आज करते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, शास्त्रीय विधि हो जाती है। तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, नहीं पूछा है। प्रत्यक्ष विधि में, ग्रहणशील विधि में, गतिशील आधारित अधिगम विधि में, और अनुवाद विधि में। देखिए मातृभाषा का प्रयोग जो होता है वो कौन सी विधि में नहीं होता है, नहीं पूछा है। देखिए ग्रहणशील विधि है तो हम तो ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी रूप में ग्रहण किया जा सकता है, तो इसमें तो करेंगे। गतिविधि आधारित अधिगम में भी हम लोग कर सकते हैं, भाई गतिविधि कर रहे हैं तो उसमें मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इसे बैन थोड़ी है कि नहीं कर सकते। अनुवाद में तो ऑब्वियसली हम पहले मातृभाषा लेते हैं और फिर हमारा टारगेट लैंग्वेज लेते हैं, तो अनुवाद विधि में भी मातृभाषा का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रत्यक्ष देखें, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली हमको जो लैंग्वेज पढ़नी है हम उसी का ही उपयोग कर रहे हैं, तो मातृभाषा का प्रयोग तो नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट लैंग्वेज होती है, जो प्रत्यक्ष विधि होती है, उसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बारीकी से पठन का कौन सा उदाहरण है? बारीकी से पढ़ना, किसी भी चीज को बारीकी से पढ़ने का 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल बेस्ट है, वो हमको चूज करना है। क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास में, पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए, किसी फिल्म का सारांश लिखना, किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना, या अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। देखिए, देखने में तो चारों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके से ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाए तो आप देखिए कि चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अलग होगा बाकी तीन से। आप देखिए, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानना, मतलब पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई से रिलेटेड। फिल्म का सारांश लिख रहे हैं, अगेन से लिखना हो रहा है। किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना, अगेन से लिखना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ में क्या हो रहा है कि किसी सेलफोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देख रहे हैं। तो क्या लिखने पढ़ने की बात हो रही है क्या? नहीं। तो यही प्रिय मित्र का फोन नंबर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बारीकी पठन, क्योंकि बहुत सारे कांटेक्ट नंबर में एक कांटेक्ट नंबर हम लोगों को ढूंढना है। तो यही 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बच्चे किसी भी भाषा में जो सुनते हैं वह उनके शब्द संपदा को प्रभावित करता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? भाई, बच्चे कोई भी चीज सुनते हैं तो वो सीख जाते हैं, तो यह क्या है? बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं। बच्चे निष्क्रिय गतिविधि की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में सबसे अधिक तरीके से सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर जब आप लोग सिर्फ ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सही लगेगा। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन के बेस पर आंसर करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप लोग थर्ड देखें तो बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और अर्थपूर्ण संदर्भ में कोई भी चीज सीखना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि बच्चे किसी भी भाषा में जो कुछ भी सुनते हैं वो अपने शब्द संपदा को प्रभावित करते हैं। भाई, जो बच्चे सुन रहे हैं वही तो सीख रहे हैं, जब सीख रहे हैं तभी तो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में देखिए कि सुनने की बात कौन से ऑप्शन में बोली गई है, कि बच्चे वही सुनते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। तो भाई, बच्चों ने जो सबसे ज्यादा सुना वो बच्चों ने सीख लिया। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवाद सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पहला है, देखिए, चयनित और स्तरवाद सामग्री का उपयोग करना। कौशल आधारित उपागम, रचनावादी उपागम, संरचनात्मक और संप्रेषणात्मक। देखिए, कोई भी चीज है उसको हम लोग चयनित यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज को जब सेलेक्ट किया जाता है तो किसमें होती है? किसी भी चीज की हम संरचना का निर्माण करते हैं तभी तो हम उसके लिए कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं। स्तरवार स्तर, किसी भी चीज में स्तर का निर्माण कब होता है? जब हम किसी न किसी संरचनात्मक चीज का स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर संरचनात्मक देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। कौशल आधारित, रचनावादी, संरचनात्मक और संप्रेषणात्मक। तो यहाँ पर संरचनात्मक हो जाएगा कि किसी भी चीज की संरचना हो रही है तो किसी भी चीज का चयन किया जा रहा है। तो सेवंथ क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या समूह के द्वारा पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, तो उसको क्या कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, असेसमेंट की बात हो रही है कि आकलन हो रहा है किसी भी बच्चे का। एक बार हम लोगों ने आकलन किसी भी बालक का कर दिया। अब उसी आकलन को जब उसी आकलन की विधि का उपयोग जब उसी व्यक्ति द्वारा या फिर उसी समूह के किसी व्यक्ति द्वारा वापस से किया जाता है, लेकिन प्रमाण जो होता है, जो परिणाम होता है, वो वही का वही निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको विश्वसनीय बोलते हैं, विश्वसनीयता बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, वैधता बोलते हैं, या सटीकता बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आकलन किया जा रहा है और बार बार आकलन करने पर भी सेम ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आंसर है यानी कि जो हमारा रिजल्ट निकाला गया है वो विश्वास के बेस पर निकाला गया है। यहाँ पर जो है वो विश्वसनीयता डिपेंड कर रही है कि विश्वसनीयता के बेसिस पर ही जो है वो आंसर निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक अध्ययन क्या है? वेरी वेरी इजी एंड हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछे जाने वाला, चाहे आप लोगों के हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, या फिर आप लोगों का सीडीपी हो, सब में आप लोगों को उपचारात्मक एंड निदानात्मक परीक्षण देखने को मिलेगा।
देखिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाई। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक बच्चे को समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेंगे तो कुछ-कुछ बच्चे उसको कर पाएँगे और कुछ-कुछ बच्चे उसको नहीं कर पाएँगे। तो जो बच्चे नहीं कर पाएँगे, तो वो हमको पता चल जाएगा कि ये इस बच्चे को समझ में नहीं आया। अब क्यों समझ में नहीं आया, तो ये भी हमको जानना होगा। तो कोई भी बात जब बच्चे को नहीं समझ में आती है, तो उसके कारण ढूँढने की जो चीज़ होती है, उसको तो बोलते हैं निदान। उसको बोलते हैं निदानात्मक, या फिर निदानात्मक परीक्षण, या फिर निदान बोलते हैं। किसी भी चीज़ के कारण ढूँढना, और जब कारण ढूँढ लेते हैं ना, उसके बाद में हम उपचार ढूँढते हैं। ठीक है? तो उपचारात्मक शिक्षण कब कराएँगे हम? सूक्ष्म शिक्षण की बात करेंगे, परीक्षा में अधिक अंक लाने की बात करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करेंगे, या निदानात्मक परीक्षण की बात करेंगे। तो उपचारात्मक अध्ययन जो होगा वो निदान होने के बाद में, जब कारण, निदान का मतलब क्या होता है, कारण ढूंढ लेना। अब कारण ढूंढ लिया, अब हम उसका उपचार कर देंगे बालक के, कि उस बच्चे को उस चीज को समझने में कहाँ कठिनाई आ रही है। तो यहाँ पर 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूह में बांटा है और किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी है। यानी कि टीचर ने क्या किया, एक क्लासरूम है उसके अंदर बच्चों को 5-5 के समूह में बांट दिया, और एक रिपोर्ट है उसकी जो भी कॉपी थी वो बच्चों को पकड़ा दी, और बोला है कि अब इसको पढ़ो और इस पर टिप्पणी लिखो, संक्षिप्त में इसका सार लिखो। यह किसी संबंधित, अब यह चीज किसको जो है वो शो कर रही है, बुनियादी अंतर व्यक्तिगत संप्रेषणात्मक कौशल बिक्स को, संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषण निपुणता काल्प को, विमर्श दक्षता को, या समूह परिचर्चा को। देखिए, यहाँ पर अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो मैं आप लोगों को हमेशा के लिए एक बात बता देती हूँ, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को कोई चीज़ दे दी है, अब उनको संक्षिप्त में जो है वो सारांश लिखने के लिए बोला गया है, या फिर उसका सार लिखने के लिए कहा गया है, उसकी टिप्पणी लिखने को की गई है, तो यहाँ पर हमेशा संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता की ही जांच होगी। इस तरीके का आंसर आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को, कि जब सार लिखा जाता है तो काल्प का उपयोग ही होता है। तो यहाँ पर सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि, यानी कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी शिक्षक, भाई शिक्षक भी त्रुटि कर सकता है और बच्चा भी त्रुटि कर सकता है। तो ये किसके लिए इंगित होता है, शिक्षार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, केवल ए केवल बी, ए बी दोनों है। त्रुटियां क्षेत्र सीखने के क्षेत्र नहीं है, भाई ये तो नहीं हो सकता कि सीखने के क्षेत्र ही नहीं है त्रुटियां। भाई त्रुटियां तो दोनों ही कर सकते हैं, बालक भी कर सकता है और टीचर भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कि गतिविधियां जिसमें चलना उछलना तरह तरीके की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल होती है, क्या कहलाती है? मौखिक संप्रेषण, शारीरिक गतिविधियां कहलाती है, श्रवण गतिविधियां, या मस्तिष्क को एकाग्र करना, माइंडफुलनेस। देखिए, गतिविधियां करना, चलना और उछलना क्या है, मौखिक संप्रेषण है, बात की बातचीत हुई, चलने और उछलने में बातचीत हो रही है क्या? नहीं। सुनने से रिलेटेड हो रही है बात? नहीं। मस्तिष्क की बात हो रही है? नहीं। भाई चलने और उछलने में तो शारीरिक गतिविधि हो रही है। तो यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से करती है। वागोस्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? भाई एक क्लास 4 की, एक क्लास 4th की एक बच्ची है, वो कुछ भी पढ़ लेती है, और उस पर, उससे रिलेटेड अगर उसको कोई भी काम दिया जाए तो वो भी और अच्छे से कर लेती है, लेकिन कर तब कर पाती है जब उसकी माँ उसको मदद करती है। तो वागोस्की के अनुसार ये हेल्प जो माँ उसको दे रही है, ये हेल्प क्या है? सहारा दे रही है, कोचिंग दे रही है, ट्यूटरिंग दे रही है, या फिर प्रशिक्षण दे रही है? जय भाई, वैगोस्की के अनुसार अगर कोई भी बच्चा कोई भी काम कर रहा है और अगर उसको हेल्प मिल रही है, तो उसको जो है वो स्केफोल्डिंग दिया जा रहा है। स्केफोल्डिंग दिया जा रहा है, आप लोग हमेशा याद रखिए। स्केफोल्डिंग का मतलब हो रहा है हेल्प दी जा रही है, सहारा दिया जा रहा है, वैगोस्की के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा ए विल बी राइट आंसर, कि भाई वो माँ माँ क्या कर रही है, बच्चे को सहारा देने का काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित करते हैं? नियमित रूप से श्रुतलेख देकर, कार्य आधारित गतिविधियों से संलग्न करके, संपदा का संवर्धन करके, या व्याकरण के नियम कंठस्थ कराकर। भाई कोई भी बच्चा है, उसकी लैंग्वेज को चेक करना है कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, तो क्या व्याकरण के नियम कंठस्थ करा के हम उसकी लैंग्वेज चेक कर सकते हैं? या फिर उसकी जो डिक्शनरी है, उसके माइंड में जो उसने शब्द संपदा भर रखी है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं? या फिर उसको श्रुति लिख देंगे तो वो लैंग्वेज में अच्छा हो जाएगा? नहीं। अगर उसको हम एक्टिविटी बेस्ड कोई भी कार्य में एंगेज्ड कर देंगे, तो वो जो बच्चा है वो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख पाएगा, और
उसी के बेसिस पर हम बच्चे का आकलन भी कर सकते हैं। गतिविधि आधारित काम जो होता है वो हमेशा बच्चे को करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देह भाषा यानी कि जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो हाव भाव और टकटकी लगाकर लगातार देखना किसके उदाहरण है? संकेत है, अमौखिक संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण है या कंप्यूटर जनित संप्रेषण है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि देह भाषा यानी कि हमारे जो चेहरे होते हैं, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी बात कर रहे हैं, हाव भाव और टकटकी लगाकर देखना। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है तो देखिए ये मौखिक तो है नहीं क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी नहीं है। अब यहाँ पर संकेत भी हो सकता है, अमौखिक भी हो सकता है, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो संकेत लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर संकेत की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाव भाव किए जा रहे हैं, यानी कि हाव भाव के माध्यम से सामने वाले को कोई चीज जो है वो बताई जा रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से बातचीत की जा रही है। हम लोग करते हैं ना, कई बार क्लासरूम के अंदर बच्चे ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक्सप्रेशन देखिए उनके सामने देखते हैं। जब उनके सामने देखते हैं तो वो अपने आप चुप हो जाते हैं। तो ये संकेत नहीं है चुप होने का, ये एक तरीके से बातचीत है। हमने उनको इनडायरेक्टली बोला नहीं है, लेकिन उनकी ओर इशारा किया है कि भई आप लोग चुप रहो। एक तरीके से हम बात कर रहे हैं उनसे कि आप चुप रहिए, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके की बातचीत हो रही है और इसको अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन जो ऑनलाइन पेपर में आए हुए थे, ये ऑनलाइन पेपर है और ये बहुत टफ वाला जो पेपर था। अगर इस पेपर के अंदर अगर आप लोगों के 10 प्लस बन रहे हैं ना, तो मतलब आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत टफ वाला पेपर जो है वो इस बार मैंने लिया है। तो ये छोटी सी वीडियो दी 15 से 16 मिनट की, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।